हेलो NIGS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं NIGS टेस्ट सीरीज का दूसरा संस्करण लेकर आया हूं। ये हिंदी का है। UKPSC के पेपर में जो आपकी हिंदी आनी है वो आपकी 20 मार्क्स की हिंदी आनी है। टोटल 20 मार्क्स की आपकी हिंदी रहनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। अब मैं जो टेस्ट सीरीज आपकी जो इसमें यूट्यूब पर लेके आने वाला हूँ, प्लस उत्तराखंड प्लस GS, इनकी सबकी अलग अलग लेके आऊँगा। हिंदी आपकी 20 मार्क्स की आनी है और उत्तराखंड आपका जो है इसमें 40 मार्क्स का आता है और बचा GS आपका 40 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपका इस तरीके से जो है 100 मार्क्स का जो है यहाँ पर पेपर रहता है। तो अब मेरी जो सीरीज़ इसमें आने वाली है हिंदी, उत्तराखंड और GS की अलग अलग आएगी और वो हर 3-4 दिन के डिफरेंस में आते रहेगी। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए। तो आज मैं इसमें जो है हिंदी का जो संस्करण लेकर आया हूँ जो UKPSC के पेपर के अकॉर्डिंग है। तो ये आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी का पेपर। ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है, ये देख सकते हैं आप लोग। हिंदी का टेस्ट सीरीज़ नंबर 2। किसी ने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर जो है देख सकता है। इससे पहले मैंने हिंदी और उत्तराखंड का जो है पूरा 20 और 40 मार्क्स का जो है 60 मार्क्स का जो उत्तराखंड और हिंदी का पेपर जो है इससे पहले डाला हुआ है। वो टेस्ट पेपर नंबर 1 है। जिसने नहीं देखा तो वो पीछे जाकर देख सकता है। तो चलिए चलते हैं क्या क्या इस पेपर में रखा गया है। पहला क्वेश्चन है, राजन का स्त्रीलिंग बताइए। राजन शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास राजा, सेकंड ऑप्शन है रागी, थर्ड ऑप्शन है आपका रजनी और चौथा ऑप्शन है आपके पास कोई नहीं। तो देखिए किस तरीके से आपको आपका जो हिंदी व्याकरण शुरू होता है उसमें जो है आपका लिंग, वचन, कारक, इस तरीके से सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जो UKPSC ने पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस जारी किया है हिंदी का। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि पूरी की पूरी चीज़ें हिंदी व्याकरण काफ़ी अच्छी डिटेल में पूछी गई है। तो उसी क्रम में जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है कि राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो राजा का स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, राजा का स्त्रीलिंग आपका होता है रानी। क्लियर। सेकंड इसमें जो दिया गया है वो है रागी और तीसरा है रजनी, राजनी सॉरी, और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें जो राजन का स्त्रीलिंग होगा आपका इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन रहेगा बी। क्लियर। तो राजन का जो स्त्रीलिंग होगा यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा आपका रागी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और आपके आगे से जुड़कर बनते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं और जो प्रत्यय होते हैं आपके वो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर जो है एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यानी कि नी उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है, नहीं जरूर पड़े यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है आपके पास निवेश, निस्तार, निहित, निहित सी ऑप्शन है आपका निहित और डी ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो नी धन वेश निवेश, नि धन हित निहित। देखिए नि धन स्तार ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाले का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका निस्तार। यानी कि निस्तार में जो है नि उपसर्ग ना होकर निस्तार में है आपका नि स, निस जो है उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, मैं इस माह के अंत तक घर जाने वाला हूं। मैं इस माह के अंत तक घर जाने वाला हूं। उपयुक्त वाक्य में इस माह के अंत तक में है क्या चीज है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं पदबंध, सामाजिक पद, पद या उपवाक्य। तो इस तरीके के 4 ऑप्शंस यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो मैं इस माह के अंत तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक घर जाने वाला हूं। तो इस वाक्य में जो है आपका क्या, इन चारों में से क्या चीज होगी, पदबंध। इसमें जो है अंत तक में जो है पदबंध लगा हुआ है। आप जानते हैं जो है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है आपका विशेषण पदबंध, तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो क्रिया विशेषण जो पदबंध है वही अव्यय पदबंध कहलाता है। और ये जो तक शब्द लगा हुआ है इसमें, ये जो तक शब्द लगा हुआ है इसमें वो आपका अव्यय पदबंध का ही एग्जाम्पल है। तो यानी कि
मैं इस माह के अंत तक घर जाने वाला हूँ, इस वाक्य में जो है इस माह के अंत तक में क्या चीज़ दी गई है, ये है आपका पदबंध का एग्जाम्पल। तो आपका तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा पदबंध। और पदबंध में भी कौन सा वाला, तो आप कहेंगे सीधे सीधे अव्यय पदबंध। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने सभा में भाषण दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है। आपको इसमें वाच्य बताना है, वाच्य यानी कि वॉइस। तो वाच्य आपके तीन टाइप के हुए, वो है कर्मवाच्य पहला ऑप्शन, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है आपका कृतवाच्य। तो स्वामी विवेकानंद ने सभा में भाषण दिया, इसमें कौन सा वाला वाच्य होगा, तो यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद की जो है, देखिए कर्मवाच्य क्या होता है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य वो होता है जहाँ पर भाव की प्रधानता रहती है। कर्तवाच्य वो होता है जहाँ पर कर्ता की प्रधानता रहती है। तो स्वामी विवेकानंद ने सभा में भाषण दिया, यानी कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जो है आपकी प्रधानता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर कर्तवाच्य। क्वेश्चन देखिए, बंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बंदर शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास नंबर 1 हरि, दूसरा है शक्र, तीसरा है मरकट और चौथा है शाकामृग। तो इसमें जो है बंदर शब्द का जो अर्थ नहीं है, सॉरी जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका, देखिए हरि तो बंदर ही होता है, हरि बंदर ही है, मरकट बंदर ही होता है, शाकामृग बंदर ही होता है। तो इसमें जो है सीधे सीधे ऑप्शन आपका आ गया सी वाला शक्र। तो बात आती है कि शक्र किसका पर्यायवाची है, तो शक्र आपका जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है। नहीं वाले ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें आ रहे हैं, और उपसर्ग का ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले भी उपसर्ग का क्वेश्चन आ चुका है। तो कोई भी जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगेगा। तो कौन सा वाला इसमें जो है उपसर्ग अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन है आपके पास अनुगामी, अनूठा, अनुपात, अनुकरण। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अनुगामी में अनु लगा हुआ है, अनुपात में भी अनु लगा हुआ है, अनुकरण में भी अनु लगा हुआ है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका आंसर रहेगा अनूठा। इस क्वेश्चन की ओर को आगे बढ़ते हैं। न अंधे को न्योताते न दो जन आते, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कई बार जो है आपके यहाँ एग्जामों में जो है लोकोक्ति और मुहावरों में भी डिफरेंस पूछा गया है। मुहावरा वो होता है जिसका, मुहावरा एक प्रकार का वाक्यांश होता है, और जबकि लोकोक्ति जो है एक पूरा वाक्य होता है, एक पूरा वाक्य है। देखिए अंधे को बुलावा देने, यानी कि लोकोक्ति यह है ना अंधे को न्योताते ना दो जन आते, जबकि मुहावरा जो है आपका छोटा सा एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति जबकि पूरा एक वाक्य होता है। एक डिफरेंस ये है, एक डिफरेंस और होता है कि मुहावरा जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। तो इस तरीके से भी काफ़ी बार एग्जामों में जो है लोकोक्ति और मुहावरों में डिफरेंस पूछे गए हैं। इसे जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बी, न ऐसे कार्य करते न मुसीबत खड़ी होती। तो यानी कि अंधे को न्योताते यानी कि न्योता देते, और ना ही दो जन आते, इसका जो सही अर्थ होगा या लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 8वां क्वेश्चन, नौका झील में डूब गई, इसमें रेखांकित पद का जो है कारक बताना है। इसमें रेखांकित जो है ये मैं होगा। तो कारक बताना है, तो कारक चिन्ह आपके जो है 8 प्रकार के होते हैं। इससे पहले के पेपर में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, कारक चिन्हों को जो है परसर्ग कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आ गया है, कारक चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, तो मैं जो भी जिसका भी कारक चिन्ह है वो इसमें आंसर हो जाएगा। और आपका जो है 8वें का आंसर रहेगा अभिकरण। अभिकरण का होता है मैं पै पर। तो अभिकरण का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, मैं पै पर। 8वें का आंसर रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। शब्द युग्म राज का सही अर्थ चुनना है आपको। ये ऑप्शन है रहस्य और राज, दूसरा है राज और रहस्य, तीसरा है मिस्त्री और राज्य, चौथा है राज्य और गुप्त। तो राज का अर्थ होगा, राज का अर्थ रहेगा रहस्य और दूसरे राज का अर्थ रहेगा राज। तो इसका ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही रहेगा। 9वें का आंसर होगा आपका ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। इमली के पात पर बारात का डेरा, तो ये लोकोक्ति फिर एक दूसरी ओर आ गई। इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आपके एग्जाम में एक लोकोक्ति एक मुहावरा लगभग कंफर्म आता ही आता है। 20 नंबर की हिंदी आपकी यूकेपीएससी ने पूछनी है। तो लोकोक्ति का अर्थ आपको पहला ऑप्शन है आपका कमाल दिखाना, दूसरा ऑप्शन है आपका साधन थोड़े और बातें बड़ी, सी ऑप्शन है आपका असंभव बात,
और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से जो है 10 में सी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 11वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार जो है आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के आधार पर रहेगा, तीसरा आजकल का रहता है आधुनिक अलंकार। आधुनिक अलंकार, शब्दालंकार जैसे कि आप शब्दालंकार में यमक अलंकार पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। अर्थालंकार में आप जो है उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, इस तरीके से बहुत सारे अर्थालंकार रहेंगे आपके। इसी तरीके से आधुनिक अलंकार आजकल 2 पूछे जा रहे हैं, मानवीकरण अलंकार और ध्वनि अर्थ व्यंजना अलंकार। तो आपको इसमें बताना है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, इसमें जो है कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन है आपके पास लेस अलंकार, संदेह अलंकार, स्मरण अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर रखे गए हैं। अगर हम चारों ऑप्शनों की बात करें तो श्लेष अलंकार यानी कि जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए रहते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार रहता है। संदेह अलंकार होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बार कि यह मुख है या चंद्र है, इस तरीके के यहाँ पर एग्जाम्पल्स आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर रहता है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का तो एक साधारण सा चिन्ह है, इसमें मनो मानो जनो जानो जैसे शब्द होते हैं। तो मुख मानो चंद्र है तो ऐसे में उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। तो यहाँ पर नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, दूर से देखने में जो है साड़ी लटकी हुई है, ऐसा लग रहा है कि नारी है और कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये नारी है कि सारी है। तो ऐसी जगह पे जो है आपके जो है संदेह अलंकार रहेगा। तो ये 11वें का आपका आंसर रहेगा सी, जहाँ पर सस्पेंस की स्थिति होती है। देखिए भ्रम और सस्पेंस दोनों अलग चीज़ होती है। भ्रम जहाँ पर रहेगा वहाँ पर भ्रांतिमान रहता है, जहाँ पर संदेह रहेगा आपका वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 12वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इस चैप्टर से शुद्ध वर्तनी शुद्ध से भी आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, भले ही वो वर्तनी शुद्ध का आ जाए चाहे वाक्य शुद्धि का आ जाए। तो 12वां क्वेश्चन है आपको शुश्रूषा। शुश्रूषा में बताना है कि भाई कौन सा इसमें जो है शुद्ध लिखा गया है। तो 12वें का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, शुश्रूषा, ये शुद्ध शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा है महेश ने मुझे एक पुस्तक दी। तीसरा है उसने सीता को आशीर्वाद दिया। चौथा है परमात्मा के अनेकों नाम हैं। तो इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है, अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है आपका वो रहेगा, आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको लग गया होगा कि कौन सा इसमें जो है अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य आपका रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं होता। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, अनेकों लिखकर आपने गलत लिख दिया। अगर इसको मैं अनेकों करता हूँ तो ये गलत है, अनेक होगा। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये राइट आंसर होगा आपका। इसी तरीके से एक इसमें बहुत ज़्यादा आता है, आप उसको भी याद रखिएगा, आपका भवदीय। आपका भवदीय, ये भी शुद्ध अशुद्ध के लिए बहुत ज़्यादा आता है। तो आपका भवदीय, आपका कभी भी नहीं होता, भवदीय राइट आंसर होता है। एक ये बहुत ज़्यादा आता है, एक अनेक वाला और एक आपका भवदीय। परमात्मा के अनेकों नाम है नहीं, अनेकों नाम नहीं, अनेक नाम है, अनेक नाम है। ये 2 क्लियर आप लोग समझिएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। गोद में सोने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो गोद में सोने वाली स्त्री का एक शब्द, ऑप्शन आपके पास हैं 4। पहला ऑप्शन है अंकसायिनी, दूसरा ऑप्शन है शुक्लाभिसारिका, तीसरा है कृष्णाभिसारिका, चौथा है अंकाभिसारिका। तो इन 4 में से आपको बताना है कि गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके। तो गोद में सोने वाली स्त्री के लिए अंकसायिनी शब्द होता है। तो इसी के तरीके से जो है शुक्लाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका जो है इस तरीके से रहता है, चांदनी रात में सौंदर्य और मिलने के सेंस में है। कृष्णाभिसारिका आधी रात में अभिसरण करने वाली स्त्री के सेंस में है। और इस तरीके से अंकाभिसारिका, तो ये इस तरीके से चारों ऑप्शंस जो हैं। अंकाभिसारिका का अर्थ होता है मिलने, प्रिय से मिलने के लिए जो है जाने वाली स्त्री। इस तरीके के जो है 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, इन चारों का अपना अपना मीनिंग है।
तो यहाँ पर गोद में सोने वाली स्त्री के लिए अंकसायनी राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। द्राक्षा का तद्भव, तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, और जो तद्भव होते हैं आपके जो है संस्कृत के ही शब्द होते हैं लेकिन तोड़ मोड़ के हमारे हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। तो तत्सम और तद्भव से भी एक क्वेश्चन आता ही है, और यूकेपीएससी तत्सम तद्भव से क्वेश्चन लेता है। मैंने पुराने काफ़ी पेपरों में इस तरीके का देखा है। तो द्राक्षा का तद्भव शब्द क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास दाख, दाखिला, दाग, दाढ़ी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो द्राक्षा का जो तद्भव शब्द होगा वो रहेगा आपका दाख। द्राक्षा जो है रस या रसाल, अंगूर, इस सेंस में रहता है, तो दाख इसका ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। काठ का सपना यह किसकी कृति है? काठ का सपना, कृतियाँ आपकी कम से कम 3 आएंगी एग्जामों में, कम से कम 3 आपकी जो है बुक्स पूछी जाती हैं। ट्रिपल एस सी का तो यही रिकॉर्ड था। यूकेपीएससी भी जो है रचनाएं आपकी करेगा क्योंकि सिलेबस में पूरा का पूरा डाला गया है। तो आप कम से कम 3 किताबें अपनी पूरी कंप्लीट करें कि कौन सी आएंगी। उसमें राइटर्स भी दिए हैं गद्य साहित्य के और पद्य साहित्य के। तो काठ का सपना जो है किसकी प्रमुख कृति है? ऑप्शन है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, पीताम्बर दत्त बर्थवाल और शेखर जोशी। तो काठ का सपना आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की बुक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इन चारों राइटर्स की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, निबंधकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी आपके जो हैं लैंसडाउन पौड़ी के ही हैं, काफ़ी इनकी बुक्स आती हैं। हिंदी से फर्स्ट आपके जो हैं डिलिट की उपाधि प्राप्त करता है। हिंदी एकेडमी हमारी जो उत्तराखंड की है वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के ही नाम पर है। इसी तरीके से शेखर जोशी, शेखर जोशी का भी जन्म जो है अल्मोड़ा में ही हुआ है। और शेखर जोशी इस बार इम्पोर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि हाल ही में जो है अक्टूबर 2022 में जो है इनका निधन हुआ है शेखर जोशी जी का। तो इनकी बुक्स जो है इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं शेखर जोशी जी की। इनसे आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं शेखर जोशी जी से। शेखर जोशी जी की एक आध रचनाओं की अगर बात करें तो दाजू, कोसी का घटवार, मेरा पहाड़, नवरंगी बीमार है, हलवाहा, इस तरीके जो है शेखर जोशी की हैं। दाजू और कोसी का घटवार ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये किसी भी बुक में आपके किसी भी पेपर में जो है यह आपके पूछा जा सकता है। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की एक गोरखवाणी और कबीर और गांधी, गोरखवाणी और कबीर और गांधी इससे पहले पूछी जा चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किसी रचना की बात करें, कुटज, हिंदी साहित्य का आदिकाल, अशोक के फूल, इस तरीके के जो बुक्स हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर काठ का सपना बुक पूछी गई है, और काठ का सपना जो पुस्तक है आपकी वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। इस तरीके से आपके हिंदी के क्वेश्चंस हैं। कोई अगर इनके स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकायतन किसकी कृति है? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ऑप्शन है आपका ए माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, सुमित्रा नंदन पंत या शैलेश मटियानी। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो लोकायतन जो है आपकी किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जामों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है। सुमित्रा नंदन पंत जी आपके जो है कौसानी के ही हैं, अल्मोड़ा कौसानी। आज की डेट में बागेश्वर पर रहता है कौसानी। तो लोकायतन जो है आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की है, और इन्हें जो है इसके लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगर मैं और राइटर्स की बात करूं यहाँ पर, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनकी जो है हिम तरंगिनी और हिम केरिटिनी जो है 2 पुस्तकें हैं। इसी तरीके से जो सांकृत्यायन जी की जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बुक पूछी जाती है वो रहती है घुमक्कड़ शास्त्र, इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। घुमक्कड़ शास्त्र ये बुक हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इनकी, और इन्हें महापंडित भी कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को। शैलेश मटियानी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। शैलेश मटियानी जी आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा के हैं, बाड़ेशीना इनका रहता है। इनका मूल नाम पूछा जाता है शैलेश मटियानी जी का। रमेश सिंह मटियानी इनका जो है मूल नाम है। बोरीवली से बोरीबंदर तक, अर्धांगिनी, मेरी 33 कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, इस तरीके से जो है इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। काफ़ी 48 से भी ज़्यादा जो है इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, और हर पेपर में लगभग इनका एक उपन्यास पूछा ही जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शैलेश मटियानी। इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार या साहित्यकार भी कहा जाता है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इन्हें डिलिट की मानद उपाधि जो है प्रदान की गई है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस अदर राइटर्स से पूछे जाते हैं।
यहाँ पर लोकायतन जो है किसकी कृति है, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर रहेगा सुमित्रानंदन पंत, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पर सही रहेगा। कुकुरमुत्ता किसकी प्रसिद्ध कृति है, ये भी काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। कुकुरमुत्ता किसकी प्रसिद्ध कृति है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है अभी ये फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था आपका 2020 में, उसमें आया हुआ था कुकुरमुत्ता किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये कुकुरमुत्ता आपकी जो प्रसिद्ध कृति है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र और नागार्जुन। तो जो निराला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ामों के लिए, काफ़ी इनके जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। निराला के जो अन्य अगर रचनाओं की बात करूं तो आपके जो एग्ज़ामों में आई है, नए पत्ते आ चुका है, नए पत्ते ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, काले कारनामे पूछी जा चुकी है, सुकुल की विवि पूछी जा चुकी है, परिमल, राम की शक्ति पूजा ये बहुत बार आया हुआ है निराला की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे निराला जी की, वो रहेंगी राम की शक्ति पूजा और नए पत्ते, और तीसरा ये कुकुरमुत्ता, इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा जी जो है छायावाद युग के अंतर्गत आती हैं, पंत प्रसाद निराला वर्मा। महादेवी वर्मा जी की जो प्रसिद्ध कृति कहते हैं यामा, नीरजा, रश्मि, दीपशिका, इस तरीके से पूछा गया है। नागार्जुन के बारे में भी हमारे यहाँ पर काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं। वैद्यनाथ मिश्र या यात्री जो है इनको उपनाम से जाना जाता है। प्यासी पथराई आँखें इनकी प्रसिद्ध कृति है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर आप स्टार लगा के रखिए। प्रेमचंद के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, इन्हें जो है प्रेमचंद नाम किसने दिया, इनका मूल नाम धनपत राय था, इन्हें प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया है। प्रेमचंद उर्दू रचनाएं किस नाम से करते थे, तो प्रेमचंद जो है उर्दू रचनाएं आपके नवाब राय के नाम से करते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। और प्रेमचंद के गांव का नाम क्या है, कहाँ जन्म हुआ था इनका, तो प्रेमचंद का जन्म जो है आपका लम्ही गांव में हुआ था, वाराणसी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। इनकी रचनाएं गबन, गोदान, इस तरीके से। एक क्वेश्चन और आता है प्रेमचंद पे, इनका अधूरा उपन्यास कौन सा था, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था। तो इस तरीके से जो है ये अदर राइटर्स की जो है बुकें भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और कुकुरमुत्ता जो है अगर कभी क्वेश्चन आए कि किसकी रचना है, तो आपका आंसर रहेगा निराला। नेक्स्ट की, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो क्या कहलाता है, तो दो व्यक्ति जब आपस में आमने सामने संचार करते हैं, मौखिक संचार ए ऑप्शन है, बी है अंतर्व्यक्ति संचार, समूह संचार या जन संचार। देखिए जन संचार, मीडिया, पत्र लेखन, ये भी आपके सिलेबस में है और लगभग इनसे 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक पत्र लेखन से क्वेश्चन आएगा और एक आपका जन संचार या मीडिया से क्वेश्चन आएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा, आपकी आंसर रहेगा अंतर्वैयक्तिक संचार। ये काफ़ी बार जो है आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर हम और इनके ऑप्शंस की चर्चा करें तो मौखिक संचार, यहाँ पर तो कोई संचार संभव ही नहीं है, इशारों में जो है रहेगा। समूह संचार, पूरा जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह हम करते हैं। जन संचार वो होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, वो है अंतःवैयक्तिक। अगर कभी ऑप्शन में आता है कि अंतःवैयक्तिक संचार क्या है, तो जहाँ अंतःवैयक्तिक संचार जो है पूजा, इबादत, प्रार्थना, इसमें होता है, यानी कि जो हमारे अंदर जो जनसंचार चल रहा है, जो संचार चल रहा है। और जो 2 व्यक्ति आपस में आमने सामने जो संचार कर रहे हैं, वो जो रहेगा वो अंतर्वैयक्तिक संचार रहेगा। तो अंतः और अंतर में आप यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख में उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख करना क्या कहलाता है। अगर जिस मुद्दे पर लेख लिखा जा रहा है उसी घटना पर आधारित उसी घटना का जो है उल्लेख करना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है आपके पास डेस्क कहलाता है, डेडलाइन कहलाता है, अप एड कहलाता है या न्यूज पैक कहलाता है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। तो ये जो डेफिनेशन है वो है न्यूज पैक, इसका आंसर रहेगा। डेडलाइन होती है किसी, जो इसमें ऑप्शंस दिया हो गया, डेडलाइन वो होता है किसी कार्य की अंतिम समय सीमा, वो डेडलाइन कहलाती है। डेस्क कहलाता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जो डेस्क इसमें ऑप्शन दिया गया है वो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो चैनल में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए एक जो निर्धारित स्थान होता है वो डेस्क कहलाता है। इसे अप एड जो दिया गया है वो संपादकीय पृष्ठ के विपरीत, यानी कि जो राय और जो आपकी संपादकीय पृष्ठ होता है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी अप एड के अंतर्गत आती हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आता है पीत पत्रकारिता, काफ़ी बार आया हुआ है पीत पत्रकारिता।
तो पीत पत्रकारिता यानी कि येलो जर्नलिज्म जो होता है बिल्कुल इसका उल्टा रहेगा न्यूज़पेक का। वो रहता है आंखों देखी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, वो पीत पत्रकारिता कहलाती है। तरीके से हिंदी के ये आपके सामने जो है 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये टेस्ट सीरीज हिंदी की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई आंसर मैं इसमें समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर किसी आंसर में दिक्कत है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।